हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम शादी एक अनोखा बंधन कहानी का 13वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। उसका फ़ोन बजा। नव्या परेशान ना हो इसलिए विवाह ने बालकनी का दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन देखा तो उसने रिसीव करते हुए कहा, जी। सामने से आवाज़ आई, मेरी उनसे बात हो गई है, वो आपके साथ ही काम करेंगी पर वो सामने नहीं आएंगी। जो भी ज़रूरी होगा वो आपसे फ़ोन में कांटेक्ट में रहेंगी और आना हुआ तो आएंगे भी। घर कैसे कब ये नहीं जानता। वैसे तो आपके साथ काम करने वालों की सीनियर हैं पर आप उन्हें लीड करेंगे। आप और उनके ऑर्डर हर एक मेंबर को मानना पड़ेगा। आप दोनों ही टीम लीड करेंगे। साथ ही कल रेड चैम्बर चांदनी चौक पर वो आएंगी तो आप भी कल आ जाइएगा। आप दोनों खुद को कैसे पहचानेंगे ये कल आपको बता दिया जाएगा। बाकी मेंबर्स को भी कल आप बता दीजिएगा। विवान ने कहा जी और फ़ोन कट जाता है। विवान को सोचता है और फिर अपने फ़ोन से मैसेज करके नव्या के पास जाता है और उसके पास ही सो जाता है। अगली सुबह कुछ अलग होने वाली थी। अरे हमारी विवान नव्या के लिए नहीं किसी और की नींद अब टूटने जो वाली थी। रागनी आज जब हॉस्पिटल आई तो वो सीधे रमेश के कमरे के पास गई और दरवाज़ा खोलने लगेगी तभी एक आवाज़ आई, मिस रागिनी। रागिनी के हाथ एमा रागिनी के हाथ रुक गए। उसने पीछे देखा तो पुलिस थी। रागिनी बोली, जी क्या हुआ है सर? इंस्पेक्टर, आप 3 दिन पहले कहाँ थी? रागिनी, ये कैसे सवाल है? इंस्पेक्टर घर पर ही थी और आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? रागिनी ने कहा। तो इंस्पेक्टर ने कहा, आप तो हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा आपको हमारे साथ में। रागिनी हैरानी से बोली, क्यों और क्यों जाऊं मैं आपके साथ? आखिर क्यों जाऊं मैं? कि पीछे से एक आवाज़ आती है, एक पुलिस वाले पर हमला जो किया है आपने और आप ही भूल गई। रागिनी चौंक गई क्योंकि अंकुश पर हमला उसने कराया था, ये बात कोई नहीं जानता था। फिर कैसे? रागिनी घबराते हुए बोली, ये क्या बकवास है? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं तो कल से यही हूँ। मैंने कुछ नहीं किया और सबूत है आपके पास कि ये सब मैंने किया है? तो इंस्पेक्टर बोलता है कि वो शख्स बोला, आप चलो तो सही, और कब कहाँ आपकी गलती है? बस एक पूछताछ ही तो करनी है, इतना डर क्यों रही हैं आप? इंस्पेक्टर, ले चले इन्हें। लेडी कांस्टेबल ने रागनी को पकड़ा और लेकर चल दी। रागनी बोलती जा रही थी पर किसी ने एक नहीं सुनी। रागनी गुस्से में, तुम जानते नहीं हो किसे पंगा लिया है तुमने? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम लोग, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी आपको, बहुत बड़ी। वो शख्स हल्का सा मुस्कुरा दिया और कहा, ये तो जल्दी पता चल जाएगा। और इंस्पेक्टर से कहा, सर मैडम को ज़रा ठंडा पानी पिला देना, गर्मी बहुत है। और अपनी गाड़ी में बैठ गया, साथ ही रागनी को भी ले गए। वो शख्स गाड़ी में बैठने के बाद किसी को कॉल किया और कहा काम हो गया है और कुछ बात करके रख दिया। रमेश को होश अब तक नहीं आया था पर जल्दी उसकी होश उड़ने वाले थे। अब अंकुश पहले से ही काफ़ी सही हो चुका था पर फिर भी उसे हेडक्वार्टर जाना मना था। वहीं नेहा को भी काफ़ी वक्त हो गया था ऑफिस ना गए हुए और ना ही वो एनजीओ गई थी, तो आज अंकुश के कहने पर वो जा रही थी। पहले तो उसने मना किया पर फिर अंकुश ने उसे समझाया तब जाके वो मानी थी। नेहा ऑफिस के लिए तैयार हो चुकी थी। तभी वहाँ अंकुश आ गया। वो कुछ पेपर्स लिया और कहा, मेरी टैडी हो गई तैयार, अभी तो वक्त है जाने में। तो नेहा उसके पास आई और उसके पास बैठते हुए कहा, वक्त है पर मैं जल्दी इसलिए तैयार हो गई क्योंकि मुझे एनजीओ भी जाना है और फिर मैं वहाँ से शीतल का एडमिशन भी करवाना है। उसकी पढ़ाई का नुकसान बहुत हो गए हैं और मैं नहीं चाहती ऐसा हो, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि वो खूब पढ़े लिखे और काबिल बने। वो जिस मोहल्ले में रही है उससे उसके मन में डर बन गया है और ये डर को निकालने के लिए उसे आगे बढ़ना होगा और ये ही उसका कदम है। नेहा की बात सुन अंकुश मुस्कुरा दिया। तो नेहा बोली, क्या हुआ, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? अंकुश ने कहा, वो इसलिए क्योंकि मैं कुछ लाया हूँ तुम्हारे लिए। नेहा उसे देखने लगी तो अंकुश ने एक पेपर उसे दिया। वो पेपर देख नेहा हैरानी से उसे देखने लगी। तो अंकुश ने कहा, वो मेरी भी बेटी जैसी है और इतना हक है मेरा। ये दिल्ली का बहुत अच्छा स्कूल है। मैंने यहाँ बात कर ली है, बस कल जाना है शीतल को लेकर ताकि सर उससे मिल पाए और शीतल भी स्कूल देख ले। नेहा बस नम आंखों से उसे देखने लगी। तो अंकुश बोला, बाढ़ आए इससे पहले मैं चलता हूँ। कि नेहा को हंसी आ गई और वो अंकुश के गले लगते हुए बोली, कितना करोगे मेरे लिए? और तुम्हारे सामने मैं कैसे? वो आगे बोलती कि अंकुश बोला, कोई एहसान नहीं है।
ठीक है ना, और ना ही कोई एहसान कर रहा हूँ तुम पर, इसके बदले मुझे भी कुछ चाहिए। तो नेहा अंकुश को देखने लगी और कहा क्या चाहिए मेरे पास तो, कि अंकुश ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा बस ऐसे ही रहो मेरे साथ हमेशा। तो नेहा भी मुस्कुरा दी और कहा हमेशा। वहीं नव्या विवान तैयार हुए और नीचे आए तो सब नाश्ता कर रहे थे। नव्या ने दादाजी के पैर छुए, उन्हें गुड मॉर्निंग विश किया। दादाजी ने भी उसे गुड मॉर्निंग कहा। फिर वो अपना नाश्ता को देख कर मुँह बनाने लगी कि अंकुश भी वहीं आ गया नेहा के साथ। वो बोला ऐसे मुंह बनाने से आपका नाश्ता बदलने नहीं वाला है डैडी। कैंडी दादाजी। हम्म, फिर शुरू हो गया ना। अरे ये दलिया कौन खाता है नाश्ते में, नाश्ते में तो जलेबी पूरी कचौरी। मुंह में पानी आ गया। तो अंकुश ने कहा तो समझ लो खा भी लिया, अब चुपचाप ये खाओ। देखा है मैंने आपकी श्योर लेवर। श्योर का नाम सुनते ही विवान दादाजी को घूरने लगा। तो दादाजी इधर उधर मुंह करते हुए बोले अरे ओह मंथरा क्यों आग लगा रहा है। अंकुश को मंथरा नाम सुनते ही नेहा और नव्या जोर से हंस पड़े। अंकुश ने मुंह बना लिया। तो विवान बोला अच्छा वो मंथरा है, और आप पहले ये बताइए कितना लेवल था आपकी शुगर का। तो दादाजी अरे पहले नाश्ता तो करने दे, देख कितना बना है, फिर देख अच्छा बना है कि नहीं, पहले मैं नाश्ता तो कर लूँ। विवान घूरने लगा। फिर वो बोला आज आपको पूरा दिन इस मंत्रा के साथ रहना है। ये सुनते ही अंकुश ने इत्तू सा मुंह बनाया और कहा विवान तू भी। तो विवान ने कहा मेरा मतलब अंकुश से था। ये सुनते ही फिर सब हंस पड़े। तो दादाजी और अंकुश मुंह सिकोड़ रहे थे। नव्या विवान नेहा तीनों ऑफिस के लिए निकल गए थे। जब तीनों ऑफिस आए तो विशाल को देखते ही विवान को सोचने लगा, पर कुछ कहा नहीं। नव्या भी अपने कैबिन में चली गई। नेहा भी अपना काम करने लगी। फिर उसे एनजीओ भी जाना था। विवान अपने कैबिन में था। उसने देखा 10 बज रहा है। उसने टिया से कहा टिया नो वन कैन डिस्टर्ब मी। टिया ने कहा ओके सर, और चली गई। वहीं विवाह ने जल्दी से फ़ोन किया और सबको वीडियो कॉल पर लिया। ये फ़ोन दूसरा था। जब सबने वो वीडियो कॉल देखी तो तुरंत ली और कहा हाँ विवान 10 बज चुके हैं, कल मैंने कहा था कि हम सब वीडियो कॉल पर आएंगे, कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। रघु ने कहा हाँ क्या बात हो गई है। विवान बोला वो क्यों नहीं आया अब तक, कि वो भी आ जाता है। अब आप सबको इनका नाम भी बता दूं। विशाल रघु को आप जानते हैं, रघु यानी राघव, वान यानी कि विवान, और विदिता यानी कि निशा। ये तीनों के नाम बदले हुए थे। विशाल और निशा एक दूसरे को देखते हैं और फिर तुरंत नज़र हटा लेती हैं। ये सब विवान देख चुका होता है पर कुछ नहीं कहता और बोलता है वान आज हम सब ऐसे आए क्योंकि बहुत ज़रूरी बात है जो सर ने कही है, और मैं वही बताने जा रहा। विदिता निविता पर ऐसा क्या है वान। वान हमारे साथ अब एक और मेंबर है जो जुड़ने वाली है, वो भी आप सबकी सीनियर है और हम दोनों को अपनी टीम को असिस्ट करना है। वी पर ऐसे अचानक से क्यों, हम तो शुरू से ही इतने। और फिर उसका आना। निविदा निविदा हाँ वॉन हमारे मकसद में ऐसे तो कोई नहीं आता, फिर ऐसे उसका आना, वो भी सीनियर होकर। आज तक सर ने ऐसा नहीं किया। फिर वॉन अगर सर ने कहा है तो सोच कर ही कहा होगा, और इसीलिए ही मैं आज रेड चैम्बर चांदनी चौक जा रहा हूँ। वहीं सर ने कहा वो आएगी। रघु ने ठीक है फिर मिलते हैं उनसे। वॉन हाँ बाकी का देखते हैं कब क्या होगा, सब ध्यान रखना अपना सब। जय हिंद। वॉन जय हिंद और फ़ोन काट देता है। विवान रेड चैम्बर। निशा को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, कैसे सच पता करे विशाल से। वो पूछ भी नहीं सकती थी और पूछती भी क्या, आखिर जब उसने कहना चाहा था तब निशा ने सुना भी तो नहीं था। वो इसी उधन बुड़ में थी कि उसे विवान का एक मैसेज आता है। निशा उसे खोलती है तो उसमें लिखा होता है लक्ष्मी नगर, दिव्या कॉलोनी, हाउस नंबर 204, कामिनी सिंह। निशा ने जैसे ही पढ़ा उसके चेहरे पर एक गुस्सा आ गया। वो बोली लेट्स मीट्स कामिनी सिंह, और वहाँ से अपना सामान लेकर निकल गई। आज क्या होना था ये तो या तो भगवान ही जाने। सुबह से दोपहर हो चली थी। विवान अपना काम कर रहा था पर उसका फ़ोन अब तक नहीं आया था, जिससे विवान को ना जाने क्यों एक बेचैनी सी हो रही थी। वो मन ही मन बोला ये क्यों, आखिर क्यों मैं इतना परेशान हूँ। उसने देखा कि 2 बज रहा था। नव्या भी लंच के लिए नहीं आई थी तो वो नव्या की कैबिन की तरफ जाने लगा कि उसका फ़ोन बज पड़ा। उसने फ़ोन देखा तो कोई अननोन नंबर था। विवान ने जैसे ही उठाया तो सामने से आवाज़ आई
जय हिंद एजेंट वॉन। विवान को ना जाने क्या हुआ, वो जैसे एकदम से शांत हो गया तो सामने से आवाज आई, हम माफ़ी चाहते हैं कि आपको इंतजार करना पड़ा। आपको सर ने सब बता दिया होगा, तो मिलते हैं, आ जाइए वहाँ, हम आपका ही वेट कर रहे हैं। वॉन ने कहा जी, और फोन कट गया। विवान कुछ देर फोन देखता रहा, फिर चाबी लेकर निकल गया। उसने सोचा वो नव्या से बाद में मिलेगा और चला गया। रागिनी वहीं पुलिस के साथ उनकी गाड़ी में थी। तभी गाड़ी दूसरी जगह मुड़ गई। रागिनी बोली, ये कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कौन हो तुम लोग? कौन हो? रागिनी अब चीखते हुए बोली तो आगे बैठे एक इंसान ने पीछे जो रागिनी के साथ बैठी थी उसे इशारा किया। रागिनी कुछ समझती तब तक उस लड़की ने उसे बेहोश कर दिया था। कुछ ही देर में विवान रेड चैम्बर के सामने था। वो गाड़ी में बैठा ही था कि उसका फोन फिर बजा। उसने उठाया तो वो आवाज आई, सामने एक पुल का शॉप है, वहाँ एक लड़की है ब्लैक ड्रेस में, हाथ में रोजेस लिए। विवान ने देखा तो एक लड़की खड़ी थी। विवान उतरा और उस लड़की के पास चला गया। ब्लैक जीन्स, ब्लैक टॉप, ऊपर से जैकेट और आंखों पर चश्मा, कुल मिलाकर वो गजब लग रही थी। जैसे ही उस लड़की ने विवान को देखा तो हैरान रह गई। वहीं विवान भी, उसकी आंखों में वो हैरानगी देख थोड़ा सोच में पड़ गया। निशा लक्ष्मी नगर उस घर के सामने खड़ी थी। उसने एक गहरी सांस ली और बेल बजा दी। अंदर से आवाज आई, आई आई, और निशा की आंखें भी गुस्से में आ गई। विवान और वो लड़की अब तक एक दूसरे को देख ही रहे थे। जहां विवान उस लड़की की आंखों में हैरानगी समझ नहीं पा रहा था, वो लड़की भी बस विवान को देख रही थी। तभी गाड़ियों के शोर से दोनों का ध्यान टूटा और विवान ने कहा, आइए कहीं और चल के बात करते हैं, यहाँ इस तरह से बात करना सही नहीं होगा। लड़की ने हाँ में सिर हिलाया और वो विवान के साथ चल दी। विवान ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो वो लड़की उस गाड़ी में बैठ गई। विवान भी गाड़ी में बैठ गया कि लड़की बोली, एजेंट वॉन, क्या आप यहाँ से राइट टर्न लेकर कुछ दूरी पर आगे चल सकते हैं? विवान ने हाँ में सिर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी जहाँ उस लड़की ने कहा था। कुछ ही देर में दोनों एक खाली सी सोसाइटी में आ गए। वहाँ ज़्यादा लोग नहीं थे। वो लड़की ने एक घर जो बंद सा था वहाँ गाड़ी रुकवाई और कहा, आइए। विवान भी उस घर की तरफ चल दिया। दोनों वहाँ पहुँचे तो उस लड़की ने बस अपने हाथ में पकड़ा वो फूल एक धूल से भरे वॉश में रख दिया। विवान बस देख रहा था, उसने कुछ कहा नहीं। तभी दरवाजा खुल गया। वो लड़की अंदर आई और विवान भी अंदर आ गया। एक पल को विवान भी हैरान रह गया। जैसे वो घर बाहर से दिख रहा था, अंदर से उससे बिल्कुल अलग था। बहुत सुंदर था वो घर। लड़की ने सामने पड़े उस सोफे पर विवान को बैठने को कहा और खुद उसके सामने बैठ गई। लड़की बोली, आप सोच रहे होंगे मैं आपको यहाँ क्यों लाई, बल्कि बात तो गाड़ी में भी हो सकती थी। विवान मुस्कुराया और कहा, बेशक हो सकती थी, पर वो क्या है ना, अक्सर कुछ बिना शोर के भी कान होते हैं। और जिस आदमी को आप देख चुकी थी, जिसे आपके आदमियों ने पकड़ लिया या कहूँ गुमराह कर दिया। अब वो लड़की मुस्कुरा उठी और कहा, बहुत ही तेज हैं आप। चलिए तो अब आपको ये बता देते हैं कि हम अचानक से कैसे आपकी टीम में आ गए हैं। मेरा नाम श्वारा है। यहाँ सब मुझे इसी नाम से पहचानते हैं। मेरा काम अक्सर आप लोगों की तरह ही गुप्त रहा है। मैं बहुत कम ही सामने आती हूँ, बाकी मेरी टीम देख लेती है, पर इस बार मेरा आना जरूरी हो गया था। आप जानते हैं कि हम अपनी पहचान अपने परिवार वालों तक को नहीं बताते, और जो केस हम लड़ रहे हैं उस केस पर पिछले 5 साल से लगी हूँ। बहुत कुछ पता चल चुका है, पर अब तक बड़ी मछली हाथ नहीं आई है, और इसलिए मैं आपकी टीम का नाम सुना तो सर ने मुझे आपके साथ काम करने को कहा। वॉन एजेंट स्वारा, जितना भी अब तक हम सब कर पाए हैं उस हिसाब से अभी ना सिर्फ असली मास्टरमाइंड का आना ज़रूरी है, बल्कि बहुत से उनसे जुड़े और भी लोग हैं जो इन सब में शामिल है। मेरी टीम ने बहुत लोगों को पकड़ लिया है। स्वरा बिल्कुल एजेंट वॉन। स्वरा ने कहा, बिल्कुल एजेंट वॉन, सर ने हमें आपके बारे में बताया था और आपका वो काम करना ही सराहनीय है। पर आप जिस आदमी को अभी हमारी गाड़ी के पीछे देखा था वो भी उसका ही आदमी था। इसका नेटवर्क बहुत तेज है एजेंट वॉन। क्या, कैसे, कब करें कोई नहीं जान पाता। आपने दीपक और उसकी फैमिली को ख़त्म करके बस एक छोटा सा हिस्सा ख़त्म किया है, और रागनी और रमेश भी उसके हाथ की कठपुतली है, पर उनकी डोर किसके हाथ में है ये जानना बेहद ज़रूरी है। वॉन बोला, आप बहुत कुछ जानती हैं लगता है, बहुत करीब से देखा है आपने। स्वरा एकदम चुप हो जाती है, फिर कहती है, देखा है। जिस काम को करने के लिए मैं उतरी वो करीब से जानना पड़ता ही है एजेंट वॉन। हल्का सा मुस्कुराकर, बिल्कुल। आपसे एक सवाल है, अगर इजाज़त हो तो पूछ लूँ? स्वरा
यही कि हम आपको कैसे पहचान पाए? वॉन ने कहा, जी। स्वरा, इस सवाल का जवाब भी वक्त आपको शायद दे ही दे, एजेंट वॉन। और ये सब छोड़िए और आपके बाकी टीम मेंबर से भी एक बार मिलना चाहती हूँ। वॉन ने हाँ में सिर हिलाया और अपने लफीज के सबको कांटेक्ट किया। वॉन का कॉल देखते ही सबने तुरंत कॉल ली और कहा, यस। वॉन ने बिना कहे स्वरा की तरफ लवी कर दिया। अपने सामने अपनी नई ऑफिसर को देख सब एक पल को हैरान हो गए। स्वरा ने सबको एक नज़र देखा और अगले ही पल वो बोली, आप सबसे मिलकर बेहद खुशी हुई, एजेंट वी, एजेंट रघु, एजेंट निविदा। आप सबसे मिलकर हमें बेहद खुशी हुई। और आई होप कि जैसे अब तक आप सब ने देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझा है और हर व्यक्ति जो देश के खिलाफ है उसे उसकी जगह दिखाई है, वैसे ही आगे भी मिलकर हम करेंगे। एजेंट स्वरा आज से आप सबके साथ ही काम करेगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, आप सब बात करने के बाद इस फ़ोन को बाहर किसी खाली और जहाँ लोग ना हो वहाँ रख देना। सब स्वरा की बात सुन हैरानी से देखने लगे। तो एजेंट वी ने कहा, पर मैम ये ऐसा क्यों करना है? स्वरा ने कहा, एजेंट वी, हमें नहीं लगता जहाँ सवाल की ज़रूरत नहीं हो वहाँ सवाल करना चाहिए। आप सब मेरे ना सही तो अपने सीनियर्स के ऑर्डर को मान ही सकते हैं ना। बाकी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ये जल्दी ही आपको समझ आ जाएगा। सब चुप हो गए। तो रघु बोला, मैम आप हम सबको जानती कैसे हैं? आई मीन हम सब के नाम बस हम जानते हैं। फिर आप? स्वरा मुस्कुराई और कहा, एजेंट रघु, अगर हम ही अपने साथियों के बारे में नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे? और आप सबको बता दूं, मैं भले ही आपसे मिली नहीं पर मुझे हर खबर रहती है। स्वरा अब वॉन से बोली, तो आप भी अपना फ़ोन यहाँ से जाने के बाद कहीं छोड़ देना और टीम, कल आपको आगे क्या करना है सब पता चलेगा। अभी तो हमें बस नज़र रखनी है कि आगे वो कदम क्या लेता है। गॉट इट? सब ने कहा, यस। स्वरा से बात कर वॉन ने लैपटॉप डिस्कनेक्ट किया और कहा, आप बहुत तेज हैं स्वरा। मुस्कुरा दी वॉन और स्वरा ने अपने फ़ोन वहीं टेबल पर रखे और जैसे ही वॉन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, स्वरा ने तुरंत उसको पीछे किया और छोटा सा चाकू वहीं दरवाजे के हॉल की तरफ मारा, जिससे किसी की चीख निकल गई। वॉन को जिस तरह स्वरा ने उसे पीछे किया उसे वो उसके बेहद पास था, पर स्वरा का ध्यान नहीं था। वो सामने ही देखते हुए बोली, पीठ पीछे वार करना मुझे पसंद नहीं है। और जैसे ही उसका ध्यान वॉन पर गया, वो उसके बेहद करीब था। दोनों एक पल को जैसे अलग ही दुनिया में थे। वॉन की आंखें जहाँ स्वरा का जाना माना एहसास करा रही थी, वहीं स्वरा भी उसे देख रही थी। पर अगले पल स्वरा ने कहा, एजेंट वॉन चलिए। वॉन ने कहा, जी हाँ। अब वॉन पीछे से बने एक रास्ते से निकल गया। स्वरा भी उसके साथ ही थी। तो उस दोनों उस घर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर थे। वॉन और स्वरा गाड़ी में बैठे और निकल गए। वॉन ने स्वरा से अब कहा, वैसे फ़ोन को बम बनाकर ख़त्म कर देना ये सही है। अब वो चाह कर भी हमारी क्या, जिससे भी हम कांटेक्ट थे उन तक नहीं पहुंच सकते। जब एक साथ 3-3-4 जगह ऐसा होगा तो उन्हें ये साजिश भी नहीं लगेगी। स्वरा हैरानी से वॉन को देख रही थी। उसने बिना कुछ जाने ही सही कहा था। वॉन ने गाड़ी अब कुछ दूर रोक दी और कहा, स्वरा आपकी मंजिल आ गई। स्वरा को होश आया। वो उतरी और कहा, सर आपकी तारीफ इसलिए करते हैं, आज समझ आ गया। अब मैं चलती हूँ। उसने सामने नजर करी, तब तक एक बाई आ गई तो उस पर बैठी और कहा, जल्दी दोबारा मिलते हैं, और निकल गई। विवान उसे देखता रहा और अगले ही पल वो मुस्कुरा उठा और गाड़ी को वापस वापस ऑफिस की तरफ मोड़ दिया। निशा को वो कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड करनी थी, सो वो गाड़ी में वापस आ गई थी। निशा अब फिर से उस घर के सामने आई और बेल बजा दी। इस बार अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। निशा की आंखों में एक डर और दर्द दोनों थे। तभी दरवाज़ा खुला और सामने एक 20 से 22 साल की लड़की थी। गोरा रंग, काले बाल, भूरी आंखें। उसने शॉर्ट्स और टॉप पहन रखा था। वो बोली, जी आप कौन? निशा ने जब उस लड़की को देखा तो गुस्सा आने लगा। शायद अतिथि कुछ पढ़ते थी जो आज वर्तमान में खुली थी। निशा बोली, तुम ही इशिका हो? वो लड़की बोली, हाँ मैं ही इसका हूँ। आप कौन हैं और क्या आप क्या काम है आपको मेरी से? निशा ने कहा, अब
निशा अब तुरंत घर के अंदर घुस गई। ईशिका जब तक समझ पाती निशा घर में थी और उसने दरवाजा भी बंद कर दिया था और सोफे पर बैठ गई। ईशिका डर गई। फिर भी वो बोली, कौन हो तुम और क्या चाहती हो मेरे से? निशा ने उसे देखा और कहा, विशाल को जानती हो? ये सुनते ही ईशिका के पसीने छूट गए। वो लड़खड़ाते हुए बोली, कौन विशाल? निशा ने कहा, आखिरी बार पूछ रही हूँ, विशाल को जानती हो? क्योंकि फिर मैं नहीं तुम्हारे कारनामे बोलेंगे, वो भी पूरी सोसाइटी के सामने। चॉइस इज योर्स। इशिका कुछ नहीं बोली तो निशा उठी और कहा, ओके तुम नहीं, अब सोसाइटी जवाब देगी। वो जाने लगी तो इसका की आवाज़ आई, रुको बताती हूँ, सोसाइटी में मत कहो प्लीज़। पर तुम निशा रुक गई और वापस बैठते हुए बोली, बोलो। इसका ने कहना शुरू किया, मैं विशाल को कॉलेज के वक्त से जानती थी। सब लड़के कॉलेज में मेरे पर मरते थे, मेरी एक झलक पाने को बेताब रहते थे, पर मैं विशाल को पसंद करती थी। निशा को गुस्सा आ रहा था, पर फिर भी वो चुप थी कि वो भी मुझे पसंद कर ले। पर मैंने बहुत कोशिश की, हमेशा से दूर रहता मुझसे। बहुत गुस्सा आता, आखिर क्या कमी थी मुझ में? फिर एक दिन मैं उसे लाइब्रेरी में मिली और कहा, इसका ने कहा, विशाल मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू विशाल, आई लव यू सो मच। ये सुन के विशाल को झटका सा लगता है। वो दूर हो गया और कहा, इसका मैं तुमसे प्यार नहीं करता, आई एम सॉरी, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम एक अच्छी लड़की हो, तुम्हें मुझसे भी अच्छा लड़का मिलेगा, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और जाने लगा तो इसका बोली, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे तुम ही चाहिए। और विशाल को किस करने की कोशिश की तो विशाल ने उसे दूर कर दिया और गुस्से में कहा, दिमाग ठीक है तुम्हारा? पागल हो गई हो क्या? मैं तुमसे प्यार नहीं करता, ये बात दिमाग में बैठा लो। मेरी ज़िंदगी में बस मेरी निशा है, बस निशा, समझी? तुम दूर रहना। और चला गया। जब मुझे ये बात पता चली तो ना जाने मुझे क्या हो गया, मैं जैसे बौखला गई। मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई मुझे रिजेक्ट कर रहा है। मैं बस अब सोच लिया था कि मैं विशाल को किसी का नहीं होने दूंगी, इसलिए मैंने निशा का पारा अब चढ़ रहा था। वो बोली, क्या किया तुमने? क्या किया? बोलो। इशिका बोली, मैंने पहले विशाल से माफ़ी मांगी ताकि उसे लगे कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, और हुआ भी यही। विशाल ने मुझे माफ़ कर दिया, पर मुझे इंतज़ार था तो बस उस लड़की का जो विशाल की ज़िंदगी में थी। मैंने उसे कभी देखा नहीं था, बस नाम सुना था। एक दिन हम सब ने पार्टी प्लान की और विशाल को भी इसमें आना था। वो मना कर रहा था, पर हम सब ने समझाया तो वो मान गया और वो आया भी। सब इंजॉय कर रहे थे, विशाल भी। और फिर शुरू होना था वो जो मैं चाहती थी। निशा का दिल जैसे डर लगने लगा था, पर उसने चेहरे पर नहीं आने दिया। इशिका आगे बोली, विशाल की उस दिन हमने उस दिन विशाल को ज़्यादा पिला दी थी। ये बात विशाल नहीं जानता था। सब जा चुके थे, विशाल जाने वाला था तो मैंने कहा मैं छोड़ दूंगी, क्योंकि वो होश में नहीं था। तो वो भी मान गया। मैं उसे कमरे में ले गई और वहाँ चुप थी, पर फिर हिम्मत करके बोली, इशिका ने कहा, अब उसकी शर्ट खुलने लगी थी। वो होश में ना होने के बाद भी मुझे पीछे कर रहा था। इसका उसकी शर्ट होने लगी थी। वो होश में ना होने के बाद भी पीछे होने लगा था और उसकी शर्ट मैंने पहन ली, पर ना जाने कैसे वहाँ उसका दोस्त आ गया। शायद उसने फ़ोन कर दिया था। वो उसे ले गया और उसकी वो नज़र मुझे अंदर तक डरा गई थी। पर मैंने अभी नहीं माना और उस निशा के पास वो तस्वीरें मैंने भेज दी। और वो आगे कहती कि थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। निशा की आंखों से अंगारे बरस रहे थे। वो चीखती हुई बोली, इतनी घटिया हरकत की तुमने मेरे विशाल के साथ, इतनी घटिया। और जब मैं वो पिक्स सो भी नहीं मानी फिक्स से भी नहीं मानी तो तुमने विशाल की बदनामी करवा दी, और मैं भी उस बात को सच मान बैठी। क्यों? निशा के सामने वो सब आ रहा था जब विशाल ने उसे समझाने की कितनी कोशिश की थी, पर उसने नहीं सुनी थी और वो चली गई, ये शहर देश यादें छोड़कर। वो उस वक्त ही इशिका को मार देती, पर उसने उसे कहा, तुम्हें सज़ा देनी भी अब मुझे पाप लगता है, मैं तुझे जान से मार दूँ, पर नहीं। तू ये सोच कि तूने क्या क्या किया। हर दिन सोच। और चले गई। इसका बस देखती रह गई, क्योंकि उसे भगवान ही सजा दे चुके थे। किसी ने बहुत पहले एक हादसे में उसका चेहरा जला दिया था, जो निशा को विवान ने ही बताया था।
निशा बस चली जा रही थी। उसके कान में बस एक ही बात गूंज रही थी, निशा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, निशा मैंने कुछ नहीं किया है, निशा निशा क्यों विश्वास नहीं किया मैंने अपने प्यार पर, क्यों उसकी आंखों में सच नहीं देख पाई, क्यों वो बस सोची जा रही थी जिस विशाल से उसने इतना प्यार किया था उस पर विश्वास क्यों नहीं कर पाई थी, वो क्यों उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे कि तभी एक गाड़ी से वो अचानक से टकरा गई और सड़क पर गिर पड़ी। विशाल निशा विशाल अपने घर था। वो पूरा का पूरा पसीने से भीग चुका था। उसके हाथ पर कांप रहे थे। उसने अपना फ़ोन उठाया और निशा को फ़ोन लगा दिया, पर निशा का फ़ोन नहीं लग रहा था। उसने बहुत बार कोशिश की पर फ़ोन नहीं लगा। वो गुस्से में आ गया। उसने तुरंत विवान को फ़ोन लगा दिया। विवान घर ही जा रहा था कि विशाल का फ़ोन देखते ही उसने उठाया तो विशाल बोल पड़ा, विवान तेरी निशा से कोई बात हुई? वो ठीक है ना? तेरे साथ है ना वो? विशाल को ऐसा घबराते हुए देख विवान ने कहा, क्या हुआ विशाल, तू शांत हो, और क्या हुआ बता मुझे। विशाल, वो मुझे कुछ सही नहीं लग रहा विवान। निशा विवान, अच्छा ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ, तू रुक। विवान जानता था कि निशा आज इशिका से मिलने गई है। उसने जैसे ही फ़ोन लगाने लगा, सामने से कॉल आई। विवान ने कॉल रिसीव की और कहा हेलो। आगे जो उसने सुना वो बस इतना ही बोला, क्या? 3 घंटे बाद लाइफ केयर हॉस्पिटल। नव्या वहाँ हॉस्पिटल में ही थी। विवान और विशाल भी वहाँ आ चुके थे। अंकुश भी वहाँ आ गया था। सब साथ ही थे। विशाल बस चुपचाप बैठा था और सब इस बात को समझ रहे थे कि वहाँ डॉक्टर आए तो विशाल तुरंत बोला, डॉक्टर कैसी है वो, ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना, सही है ना वो? तो डॉक्टर ने कहा, जी वो खतरे से बाहर है। अब एकदम से गाड़ी से टकरा गई थी और किसी बात से कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी कि बेहोश हो गई थी। अभी इंजेक्शन दिया है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। तो विवान ने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, वो जान गई है इशिका के बारे में? विशाल बस देख रहा था विवान को। विवान उसके पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मानता हूँ तेरा भरोसा नहीं किया उसने, पर सोच विशाल, वो तेरे से दूर तो चली गई पर तेरी यादों से दूर नहीं जा पाई। इस शहर देश तो छोड़ गई वो, पर उस पराए देश में भी तेरा एहसास नहीं छोड़ पाई। वो दिल टूटा था उसका एक गलतफहमी से, पर दिल में तेरे अलावा किसी और को वो जगह नहीं दे पाई। वो जितना तो उसके लिए रोया तेरे पास में था, पर वो रोई भी तो उसकी सिसकियों को चुप करवाने वाला भी नहीं था। हाँ, तूने मना किया था उसे सच बताने से, पर वो तूने एक दोस्त से कहा था और निभाया भी मैंने, पर एक भाई का फर्ज भी निभाना था। डॉक्टर आई और कहा उन्हें होश आ गया है, आप मिल सकते हैं। विशाल कुछ नहीं बोला तो विवान ने कहा, थैंक यू डॉक्टर, और विवान अंदर चला गया। रागिनी को वहीं दूसरी तरफ रागिनी को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। वो कहाँ थी उसे पता नहीं था। वो चीखती पर कोई नहीं था वहाँ। वो समझ भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ हो क्या रहा है। न वो लोग उसे मारते थे न उसके साथ गलत करते, पर उसे बंद क्यों किया था कि तभी एक आदमी आता है और रागिनी से कहता है, जो करना है करिए आप, पर बाहर तो आप तभी आएंगी जब हम चाहेंगे, और जितना सोचना है सोच लो कि क्यों बंद हैं आप यहाँ। और चला गया। रागिनी ने कहा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वहीं नव्या और अंकुश घर आए तो दादाजी ने कहा, कैसी है निशा आप? अंकुश ने कहा, ठीक है, बस फैंट हो गई थी, आप आराम करो। दादाजी चले गए। अंकुश ने नव्या से कहा, तुम भी जाओ। नव्या भी चली गई। अंकुश ने अपना फ़ोन निकाला और कहा, उस फाइल्स की डिटेल भेज दो। सामने से आवाज़ आई, सर वो केस कोई स्पेशल सीक्रेट ऑफिसर के हाथ में है, कौन है पता नहीं, पर सर ऊपर से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। अंकुश ने कहा, सीक्रेट ऑफिसर, पर वो इस केस में क्यों? आकाश ने कहा, सर ये तो मुझे भी नहीं पता, ऊपर से किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। डीजीपी सर भी नहीं जानते हैं। अंकुश ने कहा, हाँ ठीक है। आकाश ने बोला, जी सर। फ़ोन कट जाता है और अंकुश मन ही मन बोला, क्या चल रहा है ये? वहीं रमेश को धीरे धीरे होश आने लगा। उसे होश में आते देख उसके आदमी आए और कहा, सर आप ठीक तो हैं? रमेश ने कुछ नहीं कहा। वो देखने लगा और कहा, मैं यहाँ कैसे? उसके आदमी ने उसे सब बताया तो वो सोचने लगा, इतने दिन से बेहोश हूँ पर कैसे हुआ? वो सोचने लगता है, फिर कहता है, घर घर
कब चलना है? आदमी ने कहा, अभी डॉक्टर ने आपको कुछ दिन रेस्ट को बोला है, इसलिए कुछ दिन रहना होगा। रमेश कुछ बोलता कि डॉक्टर अंदर आए और कहा, कैसा लग रहा है अब आपको? रमेश ने कहा, ठीक, पहले से बेटर। डॉक्टर ने कहा, गुड। मिस्टर रमेश, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा ही अल्कोहल मिली है, जिससे आपकी बॉडी खराब हो रही है और आप अब ना ही पिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। रमेश ने कहा, पर मुझे यहाँ लाया कौन? डॉक्टर ने कहा, आपको यहाँ एक लेडी लाई थी, वो यहीं थी, पर कहाँ गई पता नहीं। रमेश कुछ सोचता तब तक डॉक्टर भी चले जाते हैं कि उसका एक आदमी भागता हुआ आया और कहता है, सर सर। रमेश उसे देखने लगा तो उसने एक पेपर्स उसके आगे कर दिया, जिससे उसके होश उड़ गए। इधर कोई था जो फ़ोन पर बात कर रहा था। सब गड़बड़ होती जा रही है, जो सोचा था सब गलत हो रहा, और वो पता नहीं कब गायब हो गई। यहाँ ये भी जिंदा बच गया। अब बहुत सतर्क रहना होगा। और सुनो, उसका पता लगाओ कहाँ है वो। अगर उसने कुछ बोल दिया तो सब खत्म हो जाएगा। इतना वक्त लगाया है मैंने, यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकता। मुझे वो या तो जिंदा चाहिए या मुर्दा, क्योंकि कोई तो है जो ये सब जानकर कर रहा है। किसी को भी शक नहीं है मेरे पर। सब कुछ खुद से बता देते हैं ये लोग, और कुछ बात करके रख देता है। मुस्कान थी उसके चेहरे पर, एक कुटिल मुस्कान थी। विवान निशा के पास बैठा था। निशा ने आंखें खोली और विवान को देखा। उसकी आंखें नम हो गई। वो उसने दरवाजे की तरफ देखा तो विवान ने उससे कहा, तूने तो डरा ही दिया था निशु, ऐसे कौन करता है? देख कर चला करना। पागल है तू? सेवा ही करवानी है तो ऐसे ही कह देती। हॉस्पिटल आने की क्या जरूरत थी तुझे? विवान से तंग करते हुए कहा तो निशा बोली, वो बाहर है ना? विवान चुप हो गया। उसने कहा, हाँ वो बाहर है। निशा मैं इतना गलत किया उसके साथ, विवान की, अब मैं जीना ही नहीं चाहती। वो आगे कहती कि दरवाज़ा खुला और आवाज़ आई, क्यों? भगवान पर तो रहम खा लो थोड़ा सा। विवान और निशा ने देखा तो विशाल था। निशा की आंखें देख विशाल अंदर आ गया। विवान के चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ गई। वो बोला, चलो मैं चलता हूँ, नव्या से कुछ काम है, और तुम दोनों लड़ना मत, समझे? विवान ने निशा को देखा और कहा, तू आराम कर। हाँ, और विशाल को देखा तो उसने पलकें झपका दी। विवान मुस्कुराते हुए चला गया। अब कमरे में बस विशाल और निशा थे। निशा ने विशाल को देख भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर आंसू की बूंद नहीं रोक पाई। विशाल निशा के पास बैठ गया और कहा, अब भी नहीं देखोगी अपने विशाल को? निशा ने आंखें खोली और विशाल को देख रो पड़ी तो विशाल ने उसे गले लगा लिया और कहा, बस अब चुप हो जाओ। बस, विशाल ने कहा, बस चुप। निशा शांत हो जाओ। देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। पर निशा का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। शायद इतने सालों का जो दर्द वो लेकर जी रही थी, आज उसे बहा दिया था उसने। विशाल ने धीरे से उसे अलग किया और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, बस निशा, जो हुआ उसे भूल जाओ। निशा बीच में ही बोली, कैसे भूल जाऊं विशाल, कैसे भूल जाऊं? तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा भरोसा किया, और मैंने क्या किया? भरोसा नहीं कर पाई। क्यों? अपने ही प्यार को गलत कैसे सोच लिया? जिससे दूर रहना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं था, जिसकी एक हल्की सी चोट भी मुझे इतना दर्द देती थी, उसे ही इतना बड़ा दर्द दे दिया। हम जिस प्रोफेशन में, वहाँ हमें हमेशा बात को मानने से पहले उसे परखना पड़ता है। क्या गलत है क्या सही है ये जानना होता है। और मैंने क्या किया? अपनी ही जिंदगी का फैसला गलत समझ लिया। प्यार दो लोग करते हैं तो निभाना भी तो दोनों को होता है, और मैं किसी की बात को सच मान लिया और चली गई अपने ही प्यार को छोड़कर। नहीं, नहीं, मुझे हक इस प्यार का, इस भरोसे का। तुम्हारा नहीं है हक। आज तक अकेले रही ये सोच के कि मैंने गलत इंसान से प्यार किया, पर आज अकेले को ही प्यार नहीं गलत था, मैं गलत हूँ, जिसने प्यार तो कर लिया पर भरोसा नहीं किया उस प्यार पे। इसलिए ये मेरी सज़ा है, मैं वापस चली जाऊंगी। निशा ने इतना ही कहा था कि विशाल ने उसको पकड़ा और उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा, अच्छा, और तुम होती कौन हो ये कहने वाली कि मेरी निशा का प्यार गलत था? बोलो, जानना है ना तुम्हें तो जाओ, पर इस बार मुझे मार डालो। मैं नहीं रह सकता अपनी निशा के बिना। जिस दिन मेरी निशा गई थी ना, उस दिन वो उस विशाल को भी ले गई। तुम मर गया था वो विशाल, जिससे उसकी निशा चाहती थी मुझे
दर्द ये नहीं था कि वो मुझे गलत समझ रही है, बल्कि दर्द था कि मेरा प्यार इतना कमज़ोर हो गया कि मैं अपनी निशा को सच नहीं दिखा पाया, और दिखाता भी कैसे, क्योंकि मैं खुद से नज़र नहीं मिला पाया। और जो दर्द तुम्हारी आंखों में मुझे दिखा वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। विवान सब जानता था, पर मैंने उसे मना कर दिया था, क्योंकि मैं विवान का दोस्त था। तुम उसकी बात नहीं मानती और सोचती कि ये झूठ है। पापा ये बदनामी को सह नहीं पाए और चले गए, और मैं वो आगे कहता कि निशा ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो विशाल, मुझे माफ़ कर दो। विशाल ने उसे बाहों में भर लिया और कहा, माफ़ तो तभी कर चुका था जब मेरी निशा मेरी वजह से तड़प उठी, मेरी वॉट से तड़प उठी। जब उसके मन में मैंने वही प्यार देखा जो आज मुझे उतना प्यार करती है जितना पहले करती थी। निशा रोते हुए बोली, आई लव यू विशाल। विशाल ने कहा, आई लव यू टू निशा। आज हर दर्द बहा दिया था उन्होंने। कुछ देर बाद निशा ने कहा, वैसे अब तुम आराम करो, और तुम वैसे पहले से ज़्यादा मोटी हो गई हो। निशा ने उसे घूरा तो विशाल ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, पर आई लव यू माई निशु, और मुस्कुरा दिया। विवान घर आया और कमरे में चला गया। रात हो गई थी, सब सो चुके थे कि विवान को अंकुश के कमरे की लाइट ऑन दिखी, तो उसे पता था कि अंकुश अक्सर अपने काम की वजह से देर तक सो जागता है, तो उसने ध्यान नहीं दिया और वो जाने लगा कि उसकी कानों में एक आवाज़ आई, हाँ पता करो, मुझे जानना है कि कौन है। फाइल तो होगी रिकॉर्ड्स में, तो होंगे तो पता करो, और क्यों, वो इस केस में है। हाँ ठीक है, रखता हूँ। विवान कुछ देर वहीं रहा, फिर वहाँ से चला गया। वो कमरे में आया और बालकनी में चला गया। उसके मन में क्या है वो आज समझ नहीं पा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वहीं खड़ा हो गया कि उसे किसी की आंखें दिखी। विवान ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। वो खुद से ही बोला, ये क्या, क्यों, और आज मुझे क्या हो रहा है ये सब। विवान अंदर आ गया। उसका ध्यान अब तक गया ही नहीं था कि नव्या वहाँ नहीं है, कि एक सर्वेंट आया और कहा, सर। विवान बोला, हाँ बोलो क्या हुआ। सर्वेंट, सर ये आपके लिए बाहर से कोई दे गया है और कहा कि आपके लिए है। सर्वेंट ने वो पैकेट विवान को दिया और चला गया। विवान सोच में पड़ गया कि उसने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया, तो फिर ये कैसे। उसने वो पैकेट खोला तो उसमें एक फ़ोन था, नया। विवान चौंक गया। उसे भी याद नहीं रहा था कि उसने अपना फ़ोन तो वहीं छोड़ दिया था, और निशा को जब कॉल किया तो दूसरे फ़ोन से विवान ने उसे लिया तो उस बॉक्स पर लिखा था, हैरान मत होइए एजेंट वन, आपको ही नहीं सबको फ़ोन दिया गया है। इस फ़ोन में सबके नंबर हैं। इस नए फ़ोन की जितनी भी डिटेल्स है वो मेरे पास है, सो ये फ़ोन हैक नहीं होंगे, और अगर किसी ने ऐसा किया तो आपको अलर्ट मिल जाएगा। बाकी मुझसे आप ही कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये केस हम दोनों लीड कर रहे हैं। तो मिलते हैं जल्दी, एजेंट वॉन, स्वरा। विवान ने फ़ोन रख दिया कि उसे ध्यान आया कि नव्या कहाँ है। उसने खुद से कहा, नव्या कहाँ है, वो तो अंकुश के साथ घर आई थी, पर कहाँ है वो। बाहर निकलने लगा कि नव्या आ गई। विवान को देख नव्या ने कहा, आप आ गए विवान, और निशा कैसी है। अब विवान ने कहा, वो ठीक है, विशाल है उसके साथ। नव्या ने कहा, मतलब विशाल जी को आपने समझा ही दिया। विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया तो नव्या बोली, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। विवान ने हाँ में सिर हिलाया और चला गया। नव्या उसे देखती रही। रात के 12 बज रहे होते हैं। कोई था जो अपने दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था, पर कर नहीं पा रहा था। उस कमरे में वो बहुत देर से कोशिश कर रहा था कि तभी किसी ने कहा, नव्या। नव्या एकदम से चौंक गई। उसने पीछे देखा तो विवान था। नव्या ने तुरंत कहा, आप यहाँ। विवान ने कुछ नहीं कहा और नव्या के पास आकर बैठ गया, और कॉटन जो नव्या के हाथ में थी वो लेते हुए कहा, कहाँ लगी है। नव्या ने कहा, कहीं नहीं, मैं कर लूँगी, आप परेशान मत हो। विवान ने नव्या को देखा और कहा, करने की कोशिश कर रही थी ना, हुआ नहीं ना, तो अब बताओ कहाँ लगी है। नव्या ने अपनी नज़रें झुका ली तो विवान ने कहा, बोलो नव्या। नव्या पीठ करके बैठ गई। उसके कंधे पर घाव लग गया था। विवान ने देखा तो वो उसकी आंख नम हो गई। उसने धीरे धीरे नव्या के घाव पर दवाई लगाई। विवान के इतने करीब एहसास से ही नव्या का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था, और ये बात विवान महसूस कर रहा था। विवान ने कहा, नव्या हो गया, और चलो मैं आपको दवाई दे देता हूँ, आप सो जाना। वो जाने लगी कि नव्या ने कहा, विवान। नव्या रुक गया। वो पलटा तो नव्या ने उसे देखा और गले लगाकर कहा, आई एम सॉरी। विवान हल्का सा मुस्कुरा दिया कि आखिर यही तो मासूमियत थी नव्या की, जहाँ उसे सबसे अलग बना देती थी। अंकुश अपने कमरे में फाइल्स को देख रहा था। हर एक फाइल्स उसने देख ली थी, पर शायद उसे वो नहीं मिला था जिसे वो ढूंढ रहा था। थककर उसने अपना सिर कुर्सी पर लगा लिया और आंखें बंद कर ली। उसके मन में बहुत कुछ था
जो उसे समझना था वो खुद से बोला, कुछ नहीं है उसके बारे में। इतने ऑफिसर्स हैं 15 साल में, पर कौन है जो इस केस में है? पर इतना तो तय है कि वो कुछ गलत नहीं कर रही है, पर वो सामने क्यों नहीं आ रही इसका? और है कौन ये? वो इतना खोया हुआ था, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके कमरे में कोई आया और उसका सिर पर उंगली चलाने लगा। जहाँ तक अंकुश के चेहरे पर परेशानी थी, वहीं अगले पल मुस्कान थी। वो बोला, कब आई? जब तुम खुद में उलझे हुए थे। क्यों परेशान हो ये नहीं पूछूंगी, क्योंकि जो काम तुम वो वहाँ से, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो चाहकर भी तुम नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है आप लोगों को भरोसा नहीं होता हम पर तुमने जब वर्दी पहनी थी ना, तब इस वर्दी से जो वचन लिए थे ना, अपने आपने उसे निभाना भी आपका एक फ़र्ज़ है। नेहा की ये बात सुन अंकुश को जैसे उसके सवाल का जवाब मिल गया। उसने नेहा का हाथ पकड़ा और अपनी गोद में बैठा लिया। उसे ऐसा करते देख नेहा बोली, ये क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा, अंकुश छोड़ो हमें। पर अंकुश ने उसे सीने से लगा लिया और नेहा एकदम से शांत सी हो गई। शायद वो समझ रही थी कि अंकुश को उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अंकुश ऐसे ही बोला, सही कहते हैं लोग कि लड़कियां बहुत समझदार होती हैं, हर बात का हल होता है उनके पास। अंकुश से ऐसा सुन नेहा बोली, हाँ वो तो है, और मुस्कुरा दी। अंकुश ऐसे ही नेहा को गले लगाए रखा और मन ही मन कहा, अब ये देखना होगा कि वो खुद कब सामने आती है। नव्या विवान के गले लगी हुई थी और विवान उसका सिर हिला रहा था। उन्होंने ऐसे खड़े हुए बहुत देर हो गई थी उन लोगों को। तो विवान ने कहा, नव्या। नव्या बोली, विवान ने बोला, आपको कमरे में चलना चाहिए ना, ठंड है यहाँ और आपको चोट भी लगी है। आप यहाँ जाकर मुझे हक कर लेना, वहाँ जाकर मुझे हक कर लेना, मैं आपको मना नहीं करूँगा। विवान ने ये बात कही तो नव्या को होश आया और वो तुरंत विवान से अलग हो गई और शर्माने लगी। वो कमरे में जाने लगी तो विवान ने उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। विवान उसके पास आया और उसे गोदी में उठा लिया। नव्या ने तब भी आंखें नहीं खोली तो विवान उसे ऐसे देख मुस्कुरा उठा। वो उसे कमरे में लाया और बेड पर बहुत आराम से बैठा दिया। नव्या की सांसें बेहद तेज थी। विवान उसके पास आया तो नव्या ने और कस के आंखें बंद कर ली कि तभी उसे अपने माथे पर विवान के होठों का स्पर्श महसूस हुआ। विवान ने कहा, आप आराम करिए, अब देर हो गई है ना, और उससे दूर हो गया। नव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। विवान दूसरी साइड जाकर लेट गया कि कुछ देर बाद वो नव्या के पास आया और उसे बहुत ही प्यार से अपनी बाहों में लेकर सीने से लगा लिया और कहा, अब आप सो जाइए आराम से। नव्या मुस्कुरा दी और विवान को पकड़कर सो गई। कुछ ही देर में जब विवान को महसूस हुआ कि नव्या सो चुकी है तो उसने उसे देखा। कितनी मासूम थी वो, सोते हुए और प्यारी लग रही थी। विवान ने फिर नव्या का घाव देखा जिससे देख उसकी आंखें नम हो गई, पर उसने तुरंत आंखें पोंछ ली और नव्या के माथे पर हल्के से किस करके उसने उसे फिर बाहों में ले लिया और कुछ सोचते सोचते वो नींद की आगोश में चला गया। वहीं रागिनी ने हर कोशिश कर ली थी, पर ना तो वो उस जगह से बाहर जा सकती थी, ना कुछ उसे समझ आ रहा था कि उसे इस तरह क्यों रखा गया है। उसने खुद से ही कहा, मुझे कुछ न कुछ करना ही होगा। ये लोग मुझे बंद क्यों रखे हैं और किसके कहने पर? कौन है? फिर कुछ सोचते हुए, कहीं ये विवान तो नहीं? पर वो खुद कानून को जानता है, फिर उसका ऐसा करना पर हो सकता है ये सब उसने ही किया हो। रागिनी ये सब सोच ही रही थी कि उसके कान में एक आवाज़ आई। उसने उसे सुनने के लिए दरवाजे के पास आ गई और उसे सुनने लगी। सर, वो अंदर। अरे नहीं, आप फिक्र मत करिए, उसे कुछ नहीं पता चलेगा, बस कुछ दिन की बात है, फिर वो सब आपका और हंस पड़ता है। रागिनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फिर वो आवाज़ आई, हाँ वो पेपर तो कब के बन गए। अरे आप क्यों फिक्र करते हैं, आजकल सब होता है तो उसकी साइन लेना कौन सी बड़ी बात है। और ना दे तो ना सही, नकली असली सब हो जाएगा, फिर सारा पैसा जायदाद आपका और ये गायब होगी कि लोग सोचेंगे ये मर गई। और फ़ोन कट जाता है। रागिनी अंदर तक हिल जाती है। ये ऐसे है, अब रखता हूँ। रमेश जब वो पेपर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो बस उन्हें देखे जा रहा था कि उसका एक आदमी बोला, क्या हुआ, आप इतना क्यों परेशान हो गए सर? रमेश ने उस आदमी को देखा और एक थप्पड़ जड़ दिया। वो बेचारा समझ ही नहीं पाया हुआ क्या। उसने अपने गाल पर हाथ रख दिया। ये देखकर बाकी के कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। रमेश उस पेपर्स को देखते हुए बोला, सुनील को फ़ोन लगा और अभी के अभी यहाँ बुला। उसके आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस फ़ोन निकाल कर सुनील को फ़ोन करा और कुछ देर बाद अंदर आते हुए बोले, सर वो दो। तो रमेश बोला, क्या क्या वो क्या कर रहा है, बोल, वरना तेरा बिस्तर यही होगा। आदमी बोला, सुनील यहाँ नहीं है और
साथ में लंदन में हुए जो भी गैरकानूनी काम सुनील ने किए हैं उसके सबूत वहाँ की पुलिस को मिल चुके हैं और इसलिए सुनील को आगे कुछ बोल ही नहीं पाया क्योंकि रमेश की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। अगली सुबह जब नव्या की नींद खुली तो विवान शायद अपने वर्क रूम में था क्योंकि कुछ आवाज़ आ रही थी तो उसने वर्क रूम से नव्या खुद से बोली, इतनी सुबह वर्क रूम, सब ठीक तो है ना विवान जी? सुबह सुबह तो ऐसे नहीं उठा करते। तो उठने लगी तो उसे फिर से अपनी चोट में दर्द हुआ जिससे उसकी आंखें बंद हो गई। दर्द तेज था पर वो नहीं चाहती थी कि विवान परेशान हो तो उसने जैसे तैसे खुद को सही किया और वर्क रूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने वहाँ का दरवाज़ा खोला विवान की नज़र नव्या पर गई तो उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी और कहा, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए, कुछ बहुत ज़रूरी काम था इसलिए। विवान नव्या के पास आया और कहा, आपको आराम करना चाहिए ना, तो आप क्यों आई यहाँ? नव्या मुस्कुरा दी, क्यों आई थी, बस उसे ही कर रहा था। नव्या के बिना कहे कि नव्या, विवान ने उसके सवाल का जवाब दे दिया। नव्या भी, और घाव बहुत गहरा है, रात में तो दवाई दे दी थी पर अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मैं डॉक्टर से बात कर ली है, आज 1 बजे चलना है और बिना कोई सवाल के, समझी आप? नव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। तो विवान ने कहा, अब आप रूम में जाओ, आपके कपड़े, चाय, नाश्ता सब कमरे में हो जाएगा और हाँ, नीचे क्या सोचेंगे ये मत सोचना, बस नेहा को बताया है, बाकी मैं हूँ। नव्या विवान की इतनी परवाह देख जहाँ खुश थी तो उसकी आंखें नम भी हो गई। विवान ने जब नव्या को ऐसे देखा तो वो बोली, दर्द हो रहा है बहुत, चलो आप, और उसे लेकर कमरे में आया, बेड पर बिठाया और प्यार से कहा, आप यहीं रहो, मैं नेहा को भेजता हूँ, वो आपको रेडी करवा देगी, फिर हम डॉक्टर के यहाँ चलते हैं। और नव्या का गाल प्यार से छूकर चला जाता है। वहीं नव्या की आंखें नम हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है, इतना प्यार मत कीजिए विवान जी हमें, ताकि जब आपको हकीकत मालूम हो तो, और बस चुप हो जाती है। विवान नीचे आया तो अंकुश आज पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार था। विवान ने उसे देखा, कुछ पल वो सोचता रहा, फिर आगे बढ़कर कहा, हो गए तैयार डीएसपी अंकुश राय? तैयार अपने थाने में जाने के लिए। अंकुश मुस्कुराया और कहा, हाँ बिल्कुल, बहुत दिन हो गए, सोचा मुलजिमों को याद दिला दूं कि अंकुश वापस आ गया। विवान भी मुस्कुरा दिया। अंकुश ने कहा, नव्या कहाँ है? आई नहीं अब तक? नीचे। विवान ने कहा, बस उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है तो मैंने कह दिया कि वो कमरे में आराम करे। कि नेहा उसे गर्म पानी और कपड़ा ले जाते हुए दिखी तो उसने कहा, क्या हुआ है, ज़्यादा तबीयत खराब है क्या नव्या की? अंकुश ने परेशान होते हुए कहा तो नेहा विवान को देखने लगी। विवान ने नेहा को इशारे में जाने को कहा और अंकुश को साथ ले जाते हुए कहा, तो समझा करना। अंकुश उसे घूरता है और कहता है, नव्या की तबीयत खराब है, इसमें क्या समझूं मैं, और तू क्या कर रहा, उसके पास रहे, और ये नेहा क्यों गई है? अंकुश ने अपना पुलिस वाला लुक दिखाते हुए कहा। तो विवान ने कहा, अपनी ये जो पुलिसगिरी यहाँ मत कर, मैं भी वकील वाला हूँ। विवान ने इतराते हुए कहा तो अंकुश ने मुंह बना लिया। अंकुश ने कहा, तू रह, मैं जा रहा हूँ नव्या को देखने। विवान जानता था कि अगर अंकुश ने नव्या की चोट देख ली तो ये सवाल कर देगा। विवान ने अंकुश को आगे आते हुए कहा, तेरा भी काम आएगा, पकड़ा और कहा, अरे अभी तेरी शादी नहीं हुई है ना, तो तू समझ नहीं पा रहा है, पर अभी समझ ले। अंकुश ने कहा, मतलब? विवान ने कहा, बस समझ जा कि इस वक्त नव्या को नेहा की जरूरत है और तू अब ना ज़्यादा ना बोल, समझा? कि तभी अंकुश को कुछ समझ आया और उसने कहा, मतलब? वो खुशी से विवान को गले लगा लिया और कहा, मैं मामू बनने वाला हूँ? ये सुन विवान हैरानी से पागल हो गया। क्या? कुछ भी मतलब? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ना आज शक हो रहा है कि तू ऐसी बात कैसे कर रहा है। उसके पेट में दर्द है और ये सब लड़कियों को होता है, अब समझा कि नहीं? विवान ने झिझलाते हुए कहा। तो अंकुश को अपनी नादानी समझ आई और वो बोला, मैं चलता हूँ, और भाग गया। विवान ने अपना सर पकड़ लिया। वहीं नेहा ने नव्या को तैयार करवा दिया था और कहा, नव्या इतनी गहरी चोट लगी कैसे तुझे? क्या किसी से लड़कर आई है? नेहा ने ऐसा कहा तो नव्या को एक पल चुप हो गई, फिर वो बोली, लग गई। नेहा ने ज़्यादा पूछा नहीं क्योंकि विवान ने ही मना किया था कि नव्या से इस बारे में कुछ ना कहे। नेहा सब करवा कर जाने लगी कि नव्या बोली, नेहा रुक गई तो नव्या ने उसे अपने पास बैठने को कहा। नेहा उसके पास बैठ गई तो अब नव्या ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, अंकुश भाई को लेकर परेशान है। नेहा उसे देखने लगी तो नव्या बोली, तू नहीं बताएगी तो क्या मैं नहीं समझूंगी? तू दोस्त नहीं, बहन है मेरी, और मुझे
और तुझे बेहद अच्छे से जानती हूँ। उस दिन जो हुआ उसे लेकर तू अब तक डरी हुई है ना। नव्या के मुंह से ये सब सुन नेहा की आंख भर आई। उसने कहा, नव्या, जब अंकुश पर वो हमला हुआ मेरी सांसें रुक गई थी, और जब वो वीडियो देखा तो आगे वो बोल नहीं पाई कि विवान कमरे में आए तो नेहा ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और कहा, मैं आती हूँ, तू आराम कर। वो जाने लगी कि विवान उसके पास आया और उसे बैठते हुए कहा, नेहा, तुम जानती हो तुम मेरी स्मृति की तरह हो। मुझसे बहुत लड़ती थी, पर उसे कहीं ज़्यादा मेरे से प्यार करती थी। वो हमेशा खुश रहने चुलबुली थी। पर विवान ने कहा, पर उस दिन मैं उसे चीखते चिल्लाते हुए देखा और मैं कुछ नहीं कर पाया था। और जानती हूँ उसके लास्ट वर्ड थे। विवान की आंखें नम हो गई थी, नव्या की आंखें भी नम हो गई। उसने कहा, भाई, आई लव यू। आप खुद को संभाला भाई, मुझे जाना होगा। उनका ध्यान रखने पर उनका ध्यान रखना, पर अ, अपना ध्यान रखना और करना। तो मुस्कुराते हुए माँ के पास अपनी स्मृति को जब भी याद, विवान उस दिन के बाद कभी मुस्कुरा ही नहीं पाया। पर जब तुमने मुझे भाई कहा तो लगा मेरी स्मृति आ गई वापस। मैं उस स्मृति को खो चुका हूँ नेहा, पर अपनी इस बहन को नहीं खोऊंगा। तुम चिंता मत करो, अंकुश को कुछ नहीं होगा। अब मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ये उसे सब झेलना पड़ा, तुम्हें इतना दर्द हुआ, पर अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि जिसने इस बार भी मेरे परिवार पर हाथ डाला है ना, इस बार उसका हाथ ही नहीं, मैं उसे ही तोड़ दूंगा। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुनिए, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।